हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इवनिंग मैम। वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। हमने नई बुक शुरू की है, स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट पहले है, उसके बाद जो है इसका प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पार्ट है। उसको हमने स्टार्ट किया था मीन, मीडियन और मोड। बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, दे स्टार्ट with the numerical part and they leave the theory. They think that we will do it afterward, but afterward ये एक पहाड़ बन जाती है, पाइल अप हो जाता है काम, तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि हम पहले इसको भी थोड़ा सा कवर कर लें, फिर साथ ही साथ प्रैक्टिकल वर्क we will be continuing to do. कल हमने स्टैट्स पढ़ा, in the plural sense, definition of stats we have done. Now we are going to do it in singular sense. ये दो पार्ट्स नहीं है स्टैट्स के, ये दो मीनिंग है। जो ये सिंगुलर पार्ट है, सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन है, इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं। कैसे? ये स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड मेथड्स related to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of the quantitative data. कैसे? 5 स्टेप है। फर्स्ट है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। हमने पढ़ा कि क्वांटिटेटिव डाटा हमें दिया होगा तो हम उसको कैसे जो है कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मीनिंग मैंने बताया आपको कि इसका मतलब होता है रिजल्ट ड्रॉ आउट करना। कोई चीज आपके पास, कोई डाटा आपके पास है, उसको एनालाइज करके, स्टडी करके कोई जनरलाइज्ड आउटकम, कोई जनरलाइज्ड रूल बनाना। तो इसके 5 स्टेप्स है, ये हमेशा ऐसे ही सीरियल ऑर्डर में फॉलो करने पड़ेंगे। हम सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे। इसको लर्न करने के लिए 5 स्टेप्स को मैडम ने एक वर्ड बनाया है, COPAI, कोपाई। ठीक है? C stands for collection, O stands for organization of data, P stands for presentation, A stands for analysis, I stands for interpretation. बिना इन 5 वर्ड्स के आपकी डेफिनेशन अधूरी है, आपका काम अधूरा है। सिस्टमैटिक वे में होगा, पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे फॉलो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड एट द एंड वी विल ड्रॉ द रिजल्ट और द कंक्लूजन। अगर हमने स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो हमारे रिजल्ट्स ड्रॉन जो है वी विल बी अनेबल टू ड्रॉ एनी रिजल्ट एंड इट विल बी ए haphazard data and raw data, it will not be the proper data. ठीक है? तो सबसे पहले हमें जो डाटा दिया होगा उसको हम क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, अकॉर्डिंग टू सेम फीचर्स, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, according to the time, maybe on the any basis we will be classifying the data or organizing the data. पहले कलेक्ट किया, रा डाटा इकट्ठा कर लिया, सभी से सब क्वेश्चनिंग करके पूछ के रख लिया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया अकॉर्डिंग टू सर्टेन जो है फीचर्स, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करनी है। कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे करनी है? 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है सेंसस मेथड, ठीक है, एक होता है सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैंपल मेथड। 2 मेथड हैं हमारे मेन जिनके थ्रू हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। सेंसस मींस द कंप्लीट स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। अब आप यूनिवर्स अस्तित्व को नहीं बोलेंगे, यूनिवर्स आपका मतलब पूरी दुनिया नहीं है, यूनिवर्स का मतलब है द थिंग्स अंडर स्टडी। जैसे मैंने बोला कि डीएवी स्कूल हरिपुरा के बच्चों की ईटिंग हैबिट्स और स्पेंडिंग हैबिट्स, एक्सपेंडिचर हैबिट्स को हमने स्टडी करना है, तो यूनिवर्स क्या हो गया? डीएवी स्कूल के हरिपुरा के सारे स्टूडेंट्स। ठीक है? वी वांट टू स्टडी द लाइफस्टाइल ऑफ ऑटो रिक्शा वाला ऑफ अबोहर सिटी।
तो वो अबोहर सिटी के सारे ऑटो रिक्शा वाले यूनिवर्स हो गया। यानी कि थिंग्स अंडर स्टडी, जो हम स्टडी कर रहे हैं जिसको, उसको कहते हैं यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स को, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करना सेंसस मेथड कहलाता है, कंप्लीट स्टडी करना। इसकी एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है हमारे पास, सेंसस ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन सेंसस। जब हम हर एक व्यक्ति को काउंट करते हैं कि कितने लोग एक दिन पे, एक साल के जो डेट है स्पेशल, उसमें कितने लोग थे इंडिया में प्रेजेंट, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। तो वो होता है सेंसस मेथड, दैट इज a huge method which can be done by the public authorities or government. And sample method, sample method जैसे कि नाम से ही आपको पता लगता है कि एक पीस एक्सट्रैक्ट ले लेना किसी चीज का। जैसे कि आपने फूड सप्लाई इंस्पेक्टर देखे होंगे, वो क्या करते हैं, मिल्क का छोटा सा सैंपल लेते हैं, एक दो घुट मिल्क ले लेते हैं, वो सैंपल हो जाता है। मिठाई का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, घी का एक चम्मच ले लिया, टेस्ट करने के लिए सैंपल। और फीवर को मेजर करना है, मलेरिया है या फिर कोई और इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, या फिर आपका HB काउंट करना है, उसके लिए एक ड्रॉप ब्लड की हमारी बॉडी में से, पूरा ब्लड नहीं लेते, एक ड्रॉप लेते हैं, उसी से इन्वेस्टिगेट करके बता देते हैं। इसे कहते हैं सैंपल मेथड। पूरे सारे के सारे जो है आपके ब्लड में से एक बूंद ब्लड से आपका जो है मेथड सैंपल लेके टेस्ट कर लिया जाता है, और उसी के ऊपर जनरलाइज कर दिया जाता है कि आपकी बॉडी में HB जो है 11.5 या 12 है। तो ये बता दिया जाता है 12 या 11.5 है। लाइक दिस, ऐसे ही हमने अगर कोई स्टडी करनी है, हमने जैसे मान लो स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करनी है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सारे बच्चों के ऊपर कोई स्टडी करनी है कि उनकी जो एप्टीट्यूड है वो मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा है कि कॉमर्स में ज्यादा अच्छा है कि साइंस में ज्यादा अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चों को स्टडी नहीं करेंगे, कुछ स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पंजाब के 50 बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे, हरियाणा के 50 और हिमाचल प्रदेश के 50, उनको स्टडी करके हम जो है बनाएंगे, अपना डाटा कलेक्ट करेंगे कि उनकी क्या कितनी कितनी है हैबिट्स स्पेंडिंग की, तो उसमें हो जाएगा वो सैंपल मेथड। तो दो मेथड हमने पहले स्टेप में किए, कलेक्शन ऑफ डाटा। जितने ये 5 स्टेप्स हैं, इनके ऊपर पूरे 5 चैप्टर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जैसे हम या तो उसको इंडिविजुअल सीरीज में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, बार ग्राफ जो है हम बनाते हैं, इसका टेलीग्राफ। ये देखिए 4 + 1 5, ये क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी लगाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कर रहे हैं, मे बी इन द डिस्क्रीट सीरीज, मे बी इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज, और मे बी इन द इंडिविजुअल सीरीज। 3 तरीके से आप जो है इसको इकट्ठा कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग वे में। जैसे मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया था, कल मैंने एग्जांपल दी थी कि लवप्रीत के मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं, कॉमर्स बिजनेस स्टडी में कितने, इकोनॉमिक्स में कितने और अकाउंटेंसी में कितने हैं। सिमिलर वे से कोमल के कितने हैं और गुरप्रीत के कितने हैं। सभी बच्चों के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख लिए, तो वो क्या हो गया टीचर, एक सब्जेक्ट के हर एक बच्चे के कितने कितने मार्क्स है। एक सिस्टमैटिक वे में हमने उसका सीरीज बना दी, डिस्क्रीट सीरीज कि कितने मार्क्स के कितने बच्चों के हैं। तो वो होता है क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे हमने पहले इंग्लिश के मार्क्स लिखे, फिर इकोनॉमिक्स के, फिर अकाउंटेंसी के, फिर बिजनेस स्टडी के लिख लिया, और फिर मैथमेटिक्स के। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज हमने क्लासीफाई कर लिया मार्क्स को। या फिर नंबर ऑफ बॉयज लिख लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लिए, नंबर ऑफ टीचर्स लिख लिए, ठीक है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स लिखेंगे तो। देन है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हमने डाटा को कलेक्ट भी कर लिया, ठीक है,
सैंपल मेथड लगा लिया या सेंसस मेथड लगा लिया। अगर छोटे हैं नंबर, हमने 20 बच्चों को स्टडी करना, तो हम सेंसस मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं ना, तो दोनों में से कोई भी लगा लिया। उसके बाद हमने क्लासीफाई भी कर दिया, ठीक है। अब हमारा स्टेप आ गया एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, सॉरी थर्ड पॉइंट करना है अभी हमने, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको भी कई तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं बार ग्राफ से, हिस्टोग्राम से, पाई डायग्राम में, किसी भी मेथड से, कर्व में, ठीक है, कर्व ड्रॉ कर सकते हैं इसकी, किसी भी वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को। टैबुलेशन में भी कर सकते हैं, पाई डायग्राम में भी, बार डायग्राम में भी, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब है एनालिसिस ऑफ डाटा। हमने प्रेजेंट तो कर लिया, अब हम इसको एनालाइज करेंगे कि क्या वाकई ही ये ऐसे ही है, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ऊपर जा रही है कर्व के नीचे आ रही है, तो राइट साइड जा रही है कि लेफ्ट साइड जा रही है, इसको कहते हैं एनालाइज करना। हम एनालिसिस करेंगे अपने डाटा का। कैसे, हम इसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकाल लेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें निकाल लेंगे, कोरिलेशन निकाल लेंगे। तो उसको एनालिसिस करने के लिए हम मीन, मीडियन, मोड या फिर कोरिलेशन निकाल लेंगे, या फिर क्वार्टाइल निकाल लेंगे, मीन डेविएशन निकाल लेंगे, ये कुछ भी निकालेंगे, उसको कहते हैं एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं इसमें से। अरे भाई इसकी एवरेज ज्यादा है, इस स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स ज्यादा है, यानी कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, ही शुड बी गिवन पोजीशन 1, ही मस्ट बी गिवन स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है। विच बैट्समैन इज हैविंग बेटर इनिंग्स, कौन सा बैट्समैन क्रिकेट में अच्छा मैच खेल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा जो है रिजल्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाएगा। एनालिसिस के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कितने रन उसने कौन सी मैच में बनाए और उसका एवरेज स्कोर कितना है, तो जो बड़े वाला स्कोर होगा वो उसका होगा। इसकी परफॉर्मेंस बेटर है, उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और बता देंगे कि किसका रिजल्ट कैसा है। कितने स्टेप हुए, 5। कौन कौन से, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मैडम ने बताया आपको कि ये 5 जो है सीरियल ऑर्डर में हम फॉलो करेंगे। पहले कलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे डाटा को, फिर एनालिसिस करेंगे और एट द एंड वी विल फाइंड आउट द आउटकम ऑफ दैट और जर्नलाइज इट। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि आपके जो पूरी नेबरहुड है उसमें 10 फैमिलीज हैं, 10 फैमिलीज की एवरेज इनकम पर डे की आपने 500 रुपीज निकाली अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 500 रुपीज ही है। याद रखना मेरी बात, एवरेज का मतलब ये नहीं होता, एवरेज का मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना है। किसी का 800 भी हो सकता है पर डे, किसी का 500 होगा, किसी का 600 होगा, किसी का 800 होगा, किसी का 300 भी हो सकता है। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं कहूँ एक रिवर है, ठीक है, उसकी एवरेज डेप्थ यानी कि गहराई, कितना गहरा है नदी, वो है उसकी, अगर मैं कहूँ कि उसकी वो 4 फीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि नदी सारी जगह से 4 फीट गहरी है। इसका मतलब ये है कहीं पे वो 8 फीट भी हो सकती है, कहीं पे 10 फीट होगी, कहीं पे 2 फीट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नदी में ऐसे ही चले जाओ ये सोच के कि ये तो 4 फीट है, बस इतनी ही आएगी मेरी नेक तक, मैं आराम से पैदल पार कर सकता हूँ। नो, इट इज डेंजरस, यू मे बी ड्राउन्ड, आप डूब भी जाएंगे उसमें, क्योंकि कहीं से भी नदी गहरी भी हो सकती है। एवरेज का मतलब ये होता है कि इसके आसपास रहेगा, सभी का टोटल करके जब हम उसको नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आया वो एवरेज होता है। तो इसलिए हमने इस मिस इंटरप्रिटेशन में नहीं रहना है, ठीक है। तो ये है हमारा 5 स्टेप्स। एवरी स्टेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व यूज ऑफ सर्टन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स। ये जितने भी 5 स्टेप हैं, इनमें हर जगह पे इनको कैलकुलेट करने के लिए
कोई ना कोई मेथड हम यूज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट में मैडम ने बताया सेंसस एंड सैंपल मेथड, प्रेजेंटेशन में बताया बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, पाई डायग्राम है, और ओजाइव बनाना है या फिर कोई कर्व बनाना है। ठीक है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हो गया, कर्व बन गया, तो ये क्या हो गए, स्पेसिफिक टेक्निक हो गई। एंड मेथड, इनको हम स्टैटिस्टिकल टूल्स कहते हैं, जो हम डिफरेंट टाइप्स 5 की 5 स्टेजेस को वेरीफाई करने के लिए लगाते हैं, उनको स्टैटिस्टिकल टूल्स कहते हैं। अरे भाई, हमें इनको लर्न करना है, तो उसके लिए अपने दिमाग में एक स्टेप बाय स्टेप मेमोराइजेशन के लिए कोई वर्ड बनाना था, तो मैडम ने को पाई बना दिया। सी से कलेक्शन हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पी से प्रेजेंटेशन हो गया, ए से एनालिसिस हो गया, और आई से इंटरप्रिटेशन। अप टू हियर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, देन वी विल गो टू द फर्दर नेक्स्ट पॉइंट। इसके ऊपर हमारे पूरे चैप्टर हैं, वो हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि ये सारा जो है हमारा स्टैट्स का, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, कैसे हम डाटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिक वे में कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछिए बेटे, आई एम वेटिंग, इट्स योर टर्न नाउ। एनीबॉडी कैन आस्क एनीथिंग। श्रुति, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am, clear. ओके, गुरप्रीत कुछ पूछना है बेटा? यस बेटे, गुरप्रीत। Okay, can we start further now? Let us start. Now we come to the next point, scope of statistic. इसमें हम पढ़ेंगे नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर। स्कोप का मतलब है ये किस तरीके का होता है स्टैट्स, और इसमें क्या क्या है। सब्जेक्ट मैटर मींस पूरी बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन होता है हर चीज का, तो अब हम इसमें देखने लगे हैं स्कोप के अंदर नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, किस तरह की होती है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैंने एक शब्द बोला है, साइंस एंड एज वेल एज एन आर्ट। स्टैट्स एक साइंस भी है और आर्ट भी है। अरे साइंस कैसे है? एज ए साइंस इट स्टडी क्वांटिटेटिव डाटा इन ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। ठीक है, इट स्टडीज क्वांटिटेटिव डाटा। कौन सा डाटा पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल डाटा इन ए वेरी सिस्टमैटिक वे एंड एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में हमेशा कारण और उसका इफेक्ट पढ़ते हैं। जैसे साइंस में, जैसे हम कहते हैं किसी बॉल को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे ही आके गिरेगी। कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज ऊपर फेंके तो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय इट विल बी, फोर्स की वजह से इट विल बी कमिंग डाउन टू अर्थ, वापिस आएगी ही आएगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस बॉल को पुल करेगी बैक। इसी तरीके से स्टैट्स में हम कुछ भी करते हैं उसका कॉज और इफेक्ट होता है। जैसे प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, विद ए फॉल इन प्राइस डिमांड राइजेस अप एंड विद ए राइज इन प्राइस फॉल डिमांड फॉल्स। इट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। विद ए राइज इन प्राइस देयर इज ए rise in supply and with a fall in supply there will be a fall in supply. This is cause and effect relationship. क्या मतलब है इसका? प्राइस के बदलने की वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में फर्क आएगा या सप्लाई में फर्क आएगा उसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। कॉज क्या है? प्राइस का चेंज होना। इफेक्ट क्या है? डिमांड का बढ़ना या कम होना, सप्लाई का बढ़ना या कम होना। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स में डाटा को हम मेजर करते हैं कि 100 रुपीज प्राइस थी तो 120 जो है डिमांड थी, और अगर 100 रुपीज से कम होके 80 रुपीज हो गई तो 200 जो है हमारी डिमांड हो गई।
तो इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हम इसको पढ़ते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज ए साइंस. व्हाई इट इज ए आर्ट? एज एन आर्ट, statistics relate study of quantitative data to the real life situation problems. रियल लाइफ के ऊपर अप्लाई करती है ये. तो ये बताती है कि हमें किस तरीके से कैसे बिहेव करना है. हमें अगर पता लग गया है कि मीन सैलरी ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज ₹200 per day, so we have to pay 200 per day in our factory as well. If we come to know mode is size number 32, so it means we need the shirts of size 32. If shoe size more used is number 8, so that means we are to order for size 8 shoes more. So this is the applying of the stats, quantitative facts and data to the real life problems and to the real life situations. We can find out the relationship between the age of husband and age of wife. We can find out the relationship between judgment of two judges. कोई contest हुआ है beauty contest या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों के रिलेशनशिप में कितनी सिमिलैरिटी है या नहीं है और किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो रियल लाइफ सिचुएशंस में हम इसको कर सकते हैं. दिस इज एन आर्ट बिकॉज फॉर दिस वी मीन टू अंडरस्टैंड द मेथड्स एंड टेक्निक्स. जिनको लर्न करना एक आर्ट है, जिनको अप्लाई करना एक आर्ट है, तो इसलिए ये आर्ट भी है. दो चीजें बोली. साइंस क्यों है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है. आर्ट क्यों है? कि रियल लाइफ सिचुएशन में हमें ये बिहेव करना सिखाता है कि क्वांटिटेटिव डेटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है. अप टू हियर इट इज क्लियर? आई थिंक सो. एवरीवन? Yes, ma'am. वेरी गुड. लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? सेम चीजें हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि हमें जब रीड करें तो बहुत ही इजी लगे. ये पहली बार हम चैप्टर कर रहे हैं क्लास के अंदर, पहले नहीं किया है. एम आई राइट श्रुति? आपने किया हुआ है ये चैप्टर? नहीं मैम. नहीं किया ना? तो अब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा. आपको लगेगा मैडम ये चीजें हमें करा ही चुके हैं, हमें आता ही है. तो इसलिए जस्ट रीडिंग एट होम इज रिक्वायर्ड. आज ही पढ़ लेंगे तो पक्का हो जाएगा. ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर. स्टैट्स के सब्जेक्ट मैटर में टू टाइप ऑफ हमारे पास स्टैट्स है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक. इन्फ्रेंस करना, कोई आउटकम कोई रिजल्ट निकालना होता है. डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का मतलब है दोज मेथड्स एंड टेक्निक used for collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. Those techniques and methods used for collection of data, organization of data, वो सारे मेथड जो हम यूज करते हैं इन 5 स्टेप्स को पूरा करने के लिए, उनको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. नाम टेक्निकल टर्म है, बट चीजें वही है. इन 5 स्टेप्स की ही बात कर रहे हैं स्टैट्स में हम. इन 5 स्टेप्स के लिए जो मेथड्स, जो टेक्निक्स, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज करते हैं, उनको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का नाम दिया गया है. ठीक है? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से होते हैं? मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, डिस्पर्शन. अभी आपने डिस्पर्शन किया नहीं है. मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, these are the things. Correlation, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, 2 कोरिलेशन के मेथड है. ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आते हैं. सब्जेक्ट मैटर का मतलब ही ये है कि इसके अंदर क्या कुछ है. क्या क्या पढ़ेंगे? इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में all methods from which conclusion are drawn relative to universe or population on the basis of sample. एक हमने सैंपल ले लिया स्टडी का, ठीक है? उसको पढ़ने के बाद जो हम उसको रिजल्ट निकालेंगे और जर्नलाइज कर देंगे सभी के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ.
आपने सुना होगा जब हम किसी से बात करते हैं ना कि किसी से हम मिले तो कोई कहता है कि ये इस खानदान का बच्चा है, ये इस खानदान का बेटा है, इसको मिलिए, सभी को मिलिए, क्योंकि जैसा ये है इसके संस्कार हमें बता देंगे कि इसकी पूरी फैमिली कैसी है। किसी स्टूडेंट को देख के उसके स्कूल की पूरी इमेज जो है वो पता चल जाती है। तभी हम आपको कहते हैं कि आप हमारे एम्बेसडर्स हैं स्कूल के। आपको देख के सभी बच्चों के बारे में जर्नलाइज किया जाता है कि ये डीएवी का स्टूडेंट है, ऐसे ही होंगे बाकी बच्चे भी। इसे कहते हैं रिजल्ट को जर्नलाइज करना। एक बच्चे को देख के, एक स्टूडेंट को देख के कि ये अरे वाह कितने अच्छे ढंग से विश करता है डीएवी का स्टूडेंट, तो सभी डीएवियंस ऐसे ही होंगे। तो इन्फरेंशियल स्टैट्स हमें रिजल्ट को जर्नलाइज करना भी बताता है। ऑल मेथड्स फ्रॉम विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, वो वाले सारे मेथड जिनमें से हम कंक्लूजन्स निकालते हैं रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। जब हम ये निकालते हैं, जर्नलाइज करते हैं कि एज ऑफ हस्बैंड इज ऑलवेज greater than the age of wife, it is a generalized rule which is applying in our society every time. अगर हम हाइट की बात करें तो हम कहेंगे बॉयज हाइट इज ऑलवेज मोर देन द गर्ल्स हाइट। इट इज ए क्वालिटेटिव कंपैरिजन व्हिच कैन बी डन थ्रू रैंक कोरिलेशन। तो वो आप आगे पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक मेथड बता दिया है सब्जेक्ट मैटर कि क्या क्या है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया है, स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस। कौन सी 5 स्टेजेस है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। दीज 5 स्टेजेस आर टू बी फॉलोड इन द सीरियल ऑर्डर। इसका सीरियल ऑर्डर वी कैन नॉट डिस्टर्ब, we are to follow it firstly first stage, then second, then third, then fourth, then fifth. We cannot intermingle them. पहले जो पहली स्टेज है वो पहली ही रहेगी। सबसे पहले हम कलेक्ट ही करेंगे डाटा को, उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद एनालाइज करेंगे, देन वी विल इंटरप्रेट। आफ्टर दिस स्टैटिस्टिकल टूल क्या है कि ये जो स्टेजेस है इनके लिए जो टेक्निक्स, जो मेथड हर चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लगाते हैं उसे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स कहते हैं। स्कोप क्या है, नेचर की बात की हमने, इट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस क्यों है, क्योंकि इट एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जस्ट लाइक द साइंस। जैसे लॉ बने हुए हैं, ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ, ये सारे लॉ जो बने हुए हैं उसी तरीके से स्टैट्स में भी हम जो है, जो हमारे लॉ है उनको यूनिवर्सली बिल्कुल जनरलाइज करके हम चलते हैं। और जो आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो हम स्टडी करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, तो देन इट बिकम्स एन आर्ट। एक आर्टिस्ट की तरह हम इसमें से जो है नतीजे निकालते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मैटर आ गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में क्या है, इंफरेंशियल स्टैट्स में क्या है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। गुरप्रीत, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए फ्रॉम माय साइड। दिस टॉपिक इज अप टू हियर। टुमारो वी विल बी डूइंग द अनदर थिंग्स। यस, any doubts or anything you want to ask? I'm waiting for your queries. Shruti, everything is clear? Yes, ma'am, it's all clear. Okay, Anmol, anything you want to ask? No, ma'am. Yes. Anjana? Anjana is there? Yes, ma'am, आ गया समझ। Okay, okay. It's easy one. It is a new topic for you. So you should read it today only. आज ही आप पढ़ेंगे, जो समझ नहीं आया वो पूछेंगे मेरे से, ठीक है। अपनी बुक खोल के ये आप चैप्टर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशंस के बाद। अब आपकी रह गई है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन रूटीन लाइफ। क्या हमारी स्टैट्स की किसके लिए क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, एज ए बिजनेसमैन किसको इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट को कैसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे चिल्ड्रन। बाय बेटा।
Thank you, ma'am. Bye. Bye. Bye.